गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें आज इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन एन एवरेज 5 से 15 मार्क का वेटेज रखने वाला चैप्टर हम कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चंस जो कवर करने हैं वो मैंने आपको चैट बॉक्स में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। FR पावर स्ट्राइकर हम यूज कर रहे हैं, जिसको आप टेलीग्राम से देख सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्राइमरली टॉक्स अबाउट सिंपल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले देखिए क्या कहा है। ACC लिमिटेड ग्रांटेड 10,000 शेयर ऑप्शंस टू वन ऑफ इट्स मैनेजर in order to get the option manager has to work for next 7 years in the organization and reduce cost of production by 10% over the next 3 years। तो आप समझ जाइए कि ये जो 3 साल काम करने की कंडीशन है, ये एक वेस्टिंग कंडीशन है विच इज़ इन द नेचर ऑफ सर्विस कंडीशन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10% से कम करना है, ये भी एक वेस्टिंग कंडीशन है, और दिस इज बेसिकली अ नॉन मार्केट कंडीशन। तो दोनों के अगर कोई एस्टिमेट में चेंजेस होते हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो हम उसे कंसिडर करेंगे। देन फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट वाज 95 एंड कॉस्ट रिडक्शन अचीव इज 12%, 8% एंड 10%। आपको पूछा गया है खर्चा कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्योंकि ये मार्केट कंडीशन नहीं है, तो हर ईयर एंड पे जब आप मेजर करोगे तो आप री एस्टिमेट करोगे क्या लगता है कितने खर्चे होने वाले, क्या वेस्ट होगा या नहीं होगा, एंड अकॉर्डिंगली आप खर्चा बुक करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में क्योंकि 12% आपने अचीव कर लिया और आपको 10% अचीव करना था, तो देयर इज एन एस्टिमेशन अज्यूमिंग कि कंपनी मान रही है कि आगे के सालों में भी वो इतना कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर पाएगी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस वेस्ट होंगे। उस लॉजिक से आप फर्स्ट ईयर में 10,000 शेयर ऑप्शंस पे ये मानते हुए, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन का अभी का हमारा टारगेट अचीव हुआ है, अज्यूमिंग सेम रेट वी विल फॉलो इन फ्यूचर और सेम रिडक्शन वुड बी अचीव्ड इन फ्यूचर। आइडियली क्वेश्चन में लिखा हुआ होना चाहिए था, पर आप यहाँ पे ऐसा एक नोट डाल दे सेफर साइड पे कि सेम रिडक्शन ऑफ कॉस्ट टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर एज वेल। तो हम मानेंगे कि ऑप्शन वेस्ट होंगे और खर्चा कितना बुक करना पड़ेगा। तो 30 साल पे होंगे तो 30 साल पे इक्वली आधी वन थर्ड। कितने एम्प्लॉयज़ हमें लग रहा है कंप्लीट करेंगे, तो कुछ भी नहीं दिया है, तो हम मानेंगे कि एज सच पूरे 10,000 ऑप्शंस, एक ही मैनेजर है, पूरे वेस्ट हो जाएंगे। तो 10,000 ऑप्शंस ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू से मतलब है बाकी दी नहीं है, और दी भी होती तो हम कंसिडर नहीं करते। इंटू 95 इंटू 1/3। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, 8% हो गया कॉस्ट रिडक्शन, जबकि हमें कितना अचीव करना है 10%। और यहाँ पे आगे लिख रहा है कि नॉट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इन फ्यूचर, यानी हमें लग नहीं रहा है कि आगे हम एवरेज 10% मेंटेन कर पाएंगे। तो इसका मतलब आप इसे रिकन्सिडर करके सेकेंड ईयर में बोलोगे कोई ऑप्शन वेस्ट नहीं होना है। तो जो खर्चा बुक करना था कितना करना चाहिए, 0। और अगर 0 खर्चा बुक होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने प्रीवियस ईयर में बुक किया उसे भी आपको रिवर्स कर देना पड़ेगा। फिर थर्ड ईयर में फाइनली अचीव हो गया, तो आप खर्चा बुक कर दीजिए 10,000 ऑप्शन 95, पूरा का पूरा 9,50,000। चलिए, तो दिस इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करने वाले थे, वो मेंशन नहीं हुआ है, बट नेवरदलेस ये क्वेश्चन अपने आप में एक डिसेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नॉन मार्केट वेस्टिंग कंडीशन है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन विद अ मार्केट कंडीशन। एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट दिया है मैंने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है हमारे वो कितने हैं, 100। फेयर वैल्यू ग्रांड डेट पे कितनी है, 25, और मार्केट कंडीशन है कि शेयर की प्राइस 30 पे जाना चाहिए। मार्केट कंडीशंस को हम ग्रांड डेट पे एस्टिमेट करते हैं क्या लगता है अचीव होगी या नहीं, और बाद में फिर वो अचीव होनी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हम उसे रिकन्सिडर, अनलेस कभी एक्सेलरेशन हो जाए, एज इन जल्दी अचीव होने से हमारी स्कीम जो प्लान करी थी सोची थी उससे पहले वेस्ट हो जाए, तो फिर हमें उसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्विस कंडीशन है कि भैया जब तक मार्केट कंडीशन अचीव नहीं होती तब तक आपको काम करना पड़ेगा कंपनी में, और उम्मीद है कि 4 साल में अचीव हो जाएगी। आपने ग्रांड डेट पे अगर अज्यूम किया है कि 4 ईयर्स में मार्केट कंडीशन अचीव होगी, तो आप समझ जाइए कि आपको 4 ईयर्स में खर्चा बुक करना। अब ये बोलते हैं कि अगर मार्केट कंडीशन थर्ड ईयर में ही मीट हो गई तो क्या होगा। तो आपका खर्चा पर एनम कितना होगा, 100 एम्प्लॉई है, 25 रुपये आपके ऑप्शन की वैल्यू है, और एज सच नंबर ऑफ ऑप्शंस कुछ दिए नहीं है, तो माने एक ही है। तो आपको हर साल खर्चा कितना बुक करना पड़ेगा, इसका 1/4, यानी 625 इज योर एक्सपेंस पर एनम इन ईयर 1, 2 और 3। अब 3 में अगर आपकी मार्केट कंडीशन मीट हो गई तो हमें मार्केट कंडीशन को रीएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि इस कारण से स्कीम एक्सेलरेट होके वेस्ट हो गई है, तो एक्सेलरेशन में फिर हम इमीडिएटली बचा हुआ खर्चा बुक कर देते।
तो थर्ड ईयर में आपका खर्चा 625 प्लस 625 यानी 1250 बुक हो जाए। अगर आपकी मार्केट कंडीशन फोर्थ ईयर में एस्टिमेटेड थी और मीट नहीं हुई, फिफ्थ ईयर में मीट हुई, तो हम इसे री एस्टिमेट नहीं करेंगे, हम हमारा खर्चा 4 साल में ही बुक करेंगे। यही आपको दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट्स कम टू मॉडिफिकेशन। Marathon Incorporation issued 150 share options to 1000 employees subject to service condition of 3 years. Fair value of option was calculated at 129 और आपको प्लान्स दिए गए, प्लान की डिटेल दी हुई है कि 35 छोड़ गए और 60 आर फर्दर एक्सपेक्टेड टू लीव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 1000 एम्प्लॉयज़ में से हमें उम्मीद है कि वेस्ट कितने एम्प्लॉयज़ पे होगा, 905 एम्प्लॉयज़। फिर शेयर ऑप्शन रिप्राइज हुए, तो दिस इज ईयर 2 बिगनिंग। मार्केट वैल्यू गिर गई और फेयर वैल्यू भी गिर गई, 50 हो गई, जो कि पहले कितनी थी, 129। नॉर्मली हमें फेयर वैल्यू चेंजेस कंसिडर नहीं करना है, पर इस कारण से इन्होंने रिप्राइजिंग करी है, यानी कि एक्सरसाइज प्राइस कम कर दी होगी, जिस कारण से फेयर वैल्यू बढ़ के 80 होगी। तो वी डोंट हैव टू कंपेयर 80 एंड 129, हमें ये देखना है कि देयर इज एन इम्प्रूवमेंट ईयर। कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ओरिजिनल स्कीम की फेयर वैल्यू 50 थी और अब आपने चेंज करके 80 कर दी है, तो आपने ये स्कीम में चेंज करने से 30 रुपये से क्या किया है, बेनिफिट बढ़ा दिया। तो इम्प्रूवमेंट की अकाउंटिंग क्या होती है, तो जो आप ओरिजिनल स्कीम की अकाउंटिंग कर रहे थे कंटिन्यू रखो, और इम्प्रूवमेंट को अलग से आपको खर्चा बुक करना होगा ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, जो कि अगर सेकेंड ईयर बिगनिंग में है तो 2 ईयर्स में खर्चा बुक होएगा SLM बेसिस पे। ईयर 2 में बोला है 30 छोड़ गए और 36 और छोड़ के जाने की उम्मीद है, तो 1000 में से 35 पहले छोड़ गए थे, 30 अब, और अब 36 की और उम्मीद है। इस लॉजिक से हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जो बचने की उम्मीद है वो 899 है, और फाइनली 39 छोड़ गए तो 896 फाइनली। अब आप वैसे ही टेबल बनाएंगे जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ईयर में 905, देन 899 एंड 896। ओरिजिनल स्कीम का आपका खर्चा पूरा बुक होएगा 150 शेयर ऑप्शंस ऑन दीज मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 129। ये आपको 129 पे खर्चा तो बुक करना ही है, इस लॉजिक से ये आपका क्यूमुलेटिव खर्चा आ रहा है ओरिजिनल। और मॉडिफिकेशन का खर्चा सेकेंड ईयर से शुरू हो जाएगा, कितना, जो इम्प्रूवमेंट है कितने का, 30 रुपीज़ ऑन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर। तो मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे होती है, प्रोस्पेक्टिवली अपन जस्ट कैसे इन द फ्रॉम द ईयर ऑफ मॉडिफिकेशन टू द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड एडिशनल खर्चा बुक कर दिया। अब आते हैं कैंसिलेशन पे। 1000 शेयर ऑप्शन टू 200 एम्प्लॉइज एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 10। एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 3 years. Fair value of option is estimated at 18 rupees. 90% of the employees are expected to vest the option. तो कहा गया आपको कि 200 एम्प्लॉय को 1000 ऑप्शन 10 रुपये की एक्सरसाइज प्राइस पे दिए, 3 साल काम करना है, वेस्टिंग कंडीशन है, और फेयर वैल्यू 18 लग रही है। 90% उम्मीद है एम्प्लॉयज़ कंटिन्यू करके वेस्ट कर लेंगे। सेकेंड ईयर में क्राइसिस हुआ कंपनी में, तो स्कीम कैंसिल कर दी इमीडिएट इफेक्ट से, जब मार्केट प्राइस शेयर की 15 थी। ये ट्रेंड है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ट्रेंड यानी कि यूजलेस इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन। तो मार्केट प्राइस शेयर की डेट ऑफ कैंसिलेशन पे कितनी है दोस्तों, इट इज 15 रुपीज़। अब आप समझ लीजिए कि अगर 15 रुपये आपकी मार्केट प्राइस ऑन कैंसिलेशन है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं कैंसिलेशन के दिन ये देखता हूं कि जो मेरे ऑप्शन मैंने कैंसिल किया है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है और क्या मैंने उतना ही पैसा कैश में दिया है। तो ज़्यादा दिया है तो वो PRL में जाएगा। तो मुझे मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, जो कि 12 है, और कंपनी ने कॉम्पनसेशन दिया है 13.5 का एम्प्लॉइज़ को, और 190 एम्प्लॉइज़ कंपनी के उस समय थे। तो सबसे पहली चीज़, कैंसिलेशन में जो ओरिजिनल स्कीम है उसकी अकाउंटिंग करना होती है, और जिस साल कैंसिल होता है उस साल पूरा बचा हुआ खर्चा बुक हो जाता है। तो उस लॉजिक से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लग रहा था 180 एम्प्लॉइज़ आपके कंटिन्यू करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में आप 180 एम्प्लॉइज़ के ऊपर खर्चा बुक करो। कितने से, जो आपकी फेयर वैल्यू थी ग्रैंड डेट पे 18, और कितने ऑप्शंस आपने दिए हैं 1000, ये टोटल खर्चा है। कितने समय का वेस्टिंग पीरियड था, 3 साल, तो फर्स्ट ईयर में 1/3 बुक हो। सेकेंड ईयर में फाइनली 190 एम्प्लॉय बचे, स्कीम आज ही खत्म हो गई है,
तो अब आप इस पे पहले बचा हुआ पूरा खर्चा बुक कर दो, तो आप 1/3 बुक कर चुके हो, 2/3 और बुक कर दो, यानी आप यूँ कह लो कि भाई हमें 3420 टोटल बुक करना है। 3420 में 1080 में बुक कर चुका हूँ, तो बचा हुआ 2340 अब मैं बुक कर। ये तो ओरिजिनल स्कीम की अकाउंटिंग हुई। अब आते हैं अपन कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में आपने पैसे दिए 13.5, जबकि आपको देना चाहिए थे बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू 12, यानी इतने तक देते तो उसे रिजर्व से एडजस्ट कर देते। उससे ऊपर जो आपने 1.5 रुपीज़ दिए उसे आपको किससे एडजस्ट करना होगा? पीआरएल से। तो पीआरएल से कितना पैसा एडजस्ट होगा? 190 एम्प्लॉइज, 1000 ऑप्शंस, वी पेड 1.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा, विच इज 2,85,000। ये पीआरएल में चले जाएगा। क्लियर है ये सबको? तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे कॉम्पनसेशन पे कितना किया है? 13.5 टू 190 एम्प्लॉइज फॉर 1000 ऑप्शन, 25 पैसे। इसमें से कितना आप रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो इक्विटी से? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, विच इज 12 रुपीज़। तो इतना रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, इतने से रिजर्व डेबिट होंगे, इतने से पीआरएल डेबिट होगा, और इतने से आपकी कैश क्रेडिट होगी। इसे बाय बैक की अकाउंटिंग एक तरह से कह सकते हैं। कमिंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 7th 8 क्वेश्चन थोड़े से अजीब है, आप उसको स्किप ही करें तो बेहतर है। एनी विच अपन अभी ऐसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस फॉर द एग्जाम देख रहे हैं। एबीसी ने 500 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट अपने 80 एम्प्लॉइज़ को 1 अप्रैल पे ग्रांट किए, जिसकी फेयर वैल्यू 100 रुपीज़ थी। तो सबसे पहले 500 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, 80 एम्प्लॉइज़ और 100 की फेयर वैल्यू। एम्प्लॉय को 4 साल तक रुकना है, दिस इज द वेस्टिंग पीरियड, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कैश, एंड एक्सपेक्टेड 100% ऑफ एम्प्लॉइज विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में प्रोविजन फॉर एसएआर बनता है, पर यहाँ पे भी खर्चा डेफर होता है। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे खर्चा हर ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू में चेंजेस हुए उसे कंसिडर करके बुक किया जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कैश उतनी पे करना। तो आपको फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग डेट पे दी हुई है। हमारे लिए जो फेयर वैल्यू इनिशियल डेट पे थी ये ट्रिन है, इससे हमें मतलब नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन दैट हमें जर्नल एंट्री कब पास करनी है, अकाउंटिंग कब करना है, एट द रिपोर्टिंग डेट ईयर एंड पे। तो इसके लिए ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना कि ग्रैंड डेट की फेयर वैल्यू क्या है, ये स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में इंपॉर्टेंट नहीं है। ईसॉप्स के केस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ही खर्चा बुक किया जाएगा, फिर ये सब कंसिडर नहीं होती इफ देयर इज अ चेंज इन फेयर वैल्यू ड्यू टू चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो फर्स्ट ईयर एंड में आप क्या खर्चा बुक करोगे? कंसिडरिंग 110 आपकी फेयर वैल्यू हो गई है, सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज होने की उम्मीद है। टोटल आपने कितने ऑप्शंस दिए हैं? 500 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स दिए टू योर 80 एम्प्लॉइज। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 500 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, 80 एम्प्लॉइज, एंड द एक्सपेंस इज 110 रुपीज़ पर ऑप्शन, बट द वेस्टिंग पीरियड इज 4 ईयर्स। तो 11 लाख का खर्चा फर्स्ट ईयर में बुक होगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। फिर सेकेंड ईयर में 120 इंटू 80 एम्प्लॉय इंटू 500 ऑप्शन, जिससे कि 48 लाख होगा। और हम इसका कितना बुक करेंगे 48 लाख का दोस्त? 48 लाख 2/4 यानी 24 लाख, जिसमें से कितना बुक हो चुका है? 11 लाख। तो इसका मतलब क्या होएगा? 13 लाख आपका सेकेंड ईयर में बुक होगा। तो ये फर्स्ट ईयर का खर्चा है, ये सेकेंड ईयर का खर्चा है, थोड़ा ऊपर। सिमिलरली थर्ड ईयर में 115 100% से आप टोटल एक्सपेंस बुक करोगे। 46 का 3/4 बुक हो जाना चाहिए था, कितना बुक हो गया है? डिफरेंस अब आप थर्ड ईयर में बुक कर देंगे, एंड सिमिलरली फोर्थ एंट्री हो जाएगी आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर एसएआर या शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। इसको फाइनली आप पे ऑफ कर दोगे जब भी वो एक्सरसाइज होगा। टेबल आप देख सकते हैं, दिस विल गिव यू अ बेटर इंफॉर्मेशन। देन कमिंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन, ये बेसिकली इक्विटी और कैश सेटल प्लान है, यानी यहाँ पे इक्विटी और कैश का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया है। पूरी अकाउंटिंग इसमें ये सोच के होती है कि ये कैश सेटल प्लान है, एक्सेप्ट ग्रांड डेट पे अगर इक्विटी सेटल प्लान की फेयर वैल्यू कैश सेटल प्लान की फेयर वैल्यू से ज़्यादा है तो वो डिफरेंस एडिशनली एक्सपेंस बुक होता है थ्रू एसबीपी रिजर्व। तो क्वेश्चन ने दिया है कि पहला ऑप्शन है कि आप 74,000 कैश में सेटल करने वाली अप्रिसिएशन राइट्स ले सकते हो। किसको दिया है? ये वन ऑफ इट्स की मैनेजेरियल पर्सन, उसको 3 साल काम करना पड़ेगा। दूसरा है कि आप इक्विटी सेटल्ड 90,000 नंबर होना चाहिए था, यहाँ भी ले सकते हैं। उसमें भी सर्विस कंडीशन है कि 3 साल काम करना होगा और 2 साल का एक लॉक इन पीरियड है।
इक्विटी प्राइस विद अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल फॉर 2 years इज 115। तो आप ये मानिए कि ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। सही मायने में यहाँ पे इक्विटी प्राइस ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड लिखा जाना चाहिए था, नहीं तो ऐसा लगता है इक्विटी शेयर की प्राइस है। खैर, तो हमें ईसॉप्स के लिए या शेयर बेस्ड पेमेंट जो है, जो इक्विटी सेटल्ड है, ईसॉप जिसे अपन नॉर्मली कहते हैं, इसे हम 115 से अकाउंट फॉर करेंगे। फेयर वैल्यू ऑन ग्रांड डेट, ये बेसिकली हमारे स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स के काम आएंगे। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में खर्चा हम ईयर एंड पे जो उसकी फेयर वैल्यू इससे बुक करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे डे वन पे मुझे ये देखना है कि स्टॉक अप्रिसिएशन राइट से ज़्यादा बेनिफिट तो इक्विटी सेटल में नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में ये ट्रेंड नहीं है काम का। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एज इफ इट इज अ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट क्वेश्चन, यानी कि कैश सेटल प्लान है। एडिशनली आप इक्विटी में खर्चा बुक करोगे, यानी एसबीपी रिजर्व में कितना, विच विल डिपेंड कि ग्रांड डेट पे क्या इक्विटी सेटल प्लान इज मोर एक्सपेंसिव देन द कैश सेटल। तो लेट्स सी इक्विटी सेटल प्लान में आपका खर्चा कितना होने की उम्मीद थी। तो हम बोलेंगे कि 90,000 हम नंबर ऑफ ऑप्शंस दे रहे हैं और ग्रांड डेट पे इसकी फेयर वैल्यू इक्विटी सेटल की 115 है। तो टोटल खर्चा लुक्स टू बी 1,03,50,000। whereas कैश सेटल के केस में वी विल से दैट 135 और 74,000 ऑप्शंस, तो टोटल खर्चा 99,90,000। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो दैट इज 3,60,000। दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट इन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, या आप सिंपली बोल दीजिए दिस इज बेसिकली द एक्सेस ऑफ इक्विटी सेटल प्लान ओवर द कैश सेटल प्लान ऑन द ग्रांड डेट विच इज टू बी एडिशनली रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस द पीरियड। तो ये 360 की अकाउंटिंग फिक्स है। 1,20,000 आपको हर साल खर्चा बुक करना पड़ेगा दोस्त, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड और थर्ड ईयर एंड में 120 120 120। कहाँ डेबिट हो जाता है ये, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब अपन इसके अलावा किसकी अकाउंटिंग करेंगे, तो एडिशनली यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द कैश सेटल। उसकी अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर एंड में होगी 138 को बेस बना के। तो हम बोलेंगे कि 74,000 ऑप्शंस, 138 फेयर वैल्यू इंटू 1/3। सेकेंड ईयर में 74,000 इंटू 140 इंटू 2/3 माइनस जो लास्ट ईयर आप बुक कर चुके, विच इज 34,04,000। और थर्ड ईयर में इट विल बी 147 इंटू 74,000 माइनस जो पिछले 2 साल में अपन बुक कर चुके। तो ये आपके खर्चे बुक हो जाएंगे। उन सब के बाद में अगर कैश ऑल्टरनेटिव चूज किया है तो आप सीधे एसबीपी रिजर्व को क्या करेंगे, कैश में डाल देंगे जो भी पेमेंट है, और इक्विटी किया है तो फिर आप एसबीपी लाइबिलिटी जो है उसे किस में ट्रांसफर कर दोगे, शेयर कैपिटल में, प्लस जो आपने अलग से प्रीमियम में या एसबीपी रिजर्व बनाया था वो भी ट्रांसफर होगा। इस क्वेश्चन में एडिशनली आप जो एसबीपी रिजर्व है उसे भी रिजर्व में ट्रांसफर करने की एक एंट्री पास कर सकते हैं। ऑप्शनल एंट्री है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको रिजर्व से रिजर्व में ही डालना है, तो इट इज़ जस्ट अ नॉमेनक्लेचर चेंज, पर एग्जाम में बेहतर साइड पे आप चाहें तो उसे पास कर दीजिए। और आज के हमारे डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन, ग्रुप प्लान। चलो भाई, फिर कोई डाउट्स है तो ले लेंगे एंड देन वी आर डन विद इट। तो बढ़िया है, 15-20 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट मस्त अपने क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर के कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक ही एक तरह से, क्या बुराई है। A parent company P grants 30 shares to 100 employees each of its subsidiary company S on condition that employees are remain employed by the company S for 3 years. Assume at the outset, at the end of year 1 and 2, it is expected all the employees will remain employed for all the 3 years. तो देखो, कंपनी P 30 ऑप्शन दे रही है किसको, सब्सिडरी के एम्प्लॉय को, जो कि S है, और कंपनी S में उसे 3 साल तक काम करना है, वेस्टिंग कंडीशन। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ऐसा लग रहा है कि सारे एम्प्लॉय 3 साल तक रुकेंगे, पर थर्ड ईयर में मालूम पड़ा है कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया है। ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू 5 है, ये इक्विटी सेटल्ड है। कंपनी एस ने अग्री किया है कि वो रिम्बर्स करेगी पेरेंट को ओवर द टर्म 75% ऑफ द फाइनल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला रूल, ग्रुप प्लान में अगर पेरेंट सब्सिडी के एम्प्लॉइज को अपने शेयर्स देता है तो खर्चा कहाँ बुक होएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का, जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, नहीं सब्सिडी कितना, जितनी आपकी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अगर 100% सब्सिडी रिम्बर्स करती तो सब्सिडी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस खर्चा बुक करती और 2 कैश कर देती, क्योंकि उसे कैश पे करना है एम्प्लॉय को नहीं, किसको, पेरेंट को।
और पेरेंट अपनी बुक्स में एंट्री क्या करता है, कैश रिसीव होती है वो कैश डेबिट कर देता है, और वो टू क्या करता है, वो अपने शेयर्स देने वाला है, तो एसबीपी रिजर्व, जिसको आखिरी में शेयर कैपिटल ट्रांसफर करता है। और क्योंकि यहाँ पे 75 रिम्बर्स हो रहा है और 25% रिम्बर्स नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है, जो रिम्बर्स नहीं हो रहा है उसे सब्सिडी मानेगी कि ये पेरेंट ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, और पेरेंट मानेगा कि ये उसका पेरेंट मानेगा कि ये उसका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, और सब्सिडरी मानेगी कि एक तरह से ये इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन है पेरेंट का। आप देखिए 30 शेयर है, 100 एम्प्लॉई है, और फेयर वैल्यू आपकी 5 रुपये। तो इस लॉजिक से 15,000 रुपीज़ इज बेसिकली व्हाट योर एक्सपेंसेस। तो पर एनम आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 5,000। इसमें से रिम्बर्स कितना हो रहा है, 75%, 3750। तो हर साल एंट्री क्या होगी, तो इफ़ आई सी एंट्री इन द बुक्स ऑफ एस 5,000 रुपये का खर्चा हर साल बुक करेगा, जिसमें से अज्यूमिंग उसने रिम्बर्समेंट दे दिया है 3750 कैश दे देगा, और बचा हुआ मान लेगा इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन। उधर पेरेंट को एसबीपी रिजर्व यानी कि इक्विटी में कितना क्रेडिट करना पड़ेगा हर साल, 5,000 रुपये, और खर्चा कितना मानेगा, तो उसके यहाँ एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो 1 रुपये भी खर्चा बुक नहीं होगा। ऐसा जो रिम्बर्समेंट के मिल रहा है वो डेबिट हो जाएगा, और बचा हुआ मान लेगा कि उसने क्या। तो ये इस तरह का ट्रीटमेंट हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी करते थे, जब सब्सिडी को इंटरेस्ट फ्री लोन्स वगैरह दिए जाते थे। ये सिमिलर तरह का आपका एक, and that completes from my side all the important relevant exam oriented kind of questions for 102. You have any questions, shoot, else we are done for the day. Wow, बढ़िया ही हो गया। आज का ये वीडियो हमारा YouTube पे नहीं रहेगा, दिस विल बी अवेलेबल इन द फास्ट ऐप। बाद में कभी आपको उसे रेफर करना हो तो आप इसे फास्ट ऐप पे रेफर कर सकते हो। चलिए, कोई भी डाउट्स है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन विद इट। Okay, जी, any doubts, shoot, else we are done. Cool. बढ़िया है, आप लोग हैं वाकई माहिर है, क्योंकि सुबह सुबह भी आप लोग पधार रहे, दैट इज एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट। Okay, any doubts? Tick tick 1, tick 2, tick tick 3. मॉर्निंग जी, जाते जाते गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, ऑल क्लियर, बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का। 116 का क्वेश्चन वाला वीडियो भी फास्ट ऐप पर अवेलेबल करा दीजिए। फास्ट ऐप पे अवेलेबल है, सॉल्यूशन सीरीज के नाम से आपको एक अलग से उसके अंदर टैब दिखेगा जिसमें आप उसको देख पाओगे। चलिए, सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ओनली वुड बी इनफ। आई वुड पुट इट लाइक दिस, दैट आई मीन दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल वंस, बट ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आए, थोड़ा सा ट्विक कर दे तो आप सॉल्व कर पाओ उतना। ग्रेडेड वेस्टिंग आरटीपी में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं था, तो एज सच उसको मैंने कवर नहीं किया। RT14 वाला ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। तो ग्रेडेड वेस्टिंग के केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंसिडर कि ये अपने आप में क्या है, मल्टीपल स्कीम। एम्प्लॉय को बोला 1 साल में इतने, टोटल 500 ऑप्शंस में से फर्स्ट ईयर में 100 हो जाएंगे, तो सेकेंड ईयर में 150 हो जाएंगे, और बचे 250। आप मानना कि 3 क्वेश्चन है, एक 1 साल वाला, एक 2 साल वाला, और एक 3 साल वाला। फिर देखना फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉय कंप्लीट करेंगे, उसको बना दो। सेकंड में देखो कि कितने एम्प्लॉय लगता है सेकंड ईयर तक करेंगे, 2 साल तक खर्चा, और थर्ड में 3 साल तक। तो जो फर्स्ट ईयर का टोटल एक्सपेंस होगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों में, फर्स्ट ईयर में जो खर्चा आ रहा है वो। चलिए, इक्विटी विद कैश अल्टरनेटिव्स अभी किया। अगर इक्विटी अल्टरनेटिव ऑप्ट किया होता तो फिर पूरा का पूरा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अपन एसबीपी रिजर्व में डाल देते, था सोल्यूशन, और वहाँ से फिर वो कहाँ चले जाता, इक्विटी में।
तो वो इक्विटी में क्रेडिट हो जाएगा। ये देखो इक्विटी ऑल्टरनेटिव अगर चूज़ किया है तो क्या होगा, ये P7 आप स्किप कर दीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चैलेंज है। उन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व ये करके किया है कि उसे वेस्ट इमीडिएटली कर दिया उन्होंने, जबकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि वो वेस्ट होगा ओवर द पीरियड इतने साल एम्प्लॉय काम करेगा। उन्होंने खर्चा पूरा फर्स्ट ईयर में बुक करके उसको बाद में रीएडजस्ट किया है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो इसलिए मैंने बोला 7 और 8 दो क्वेश्चन आप थोड़ा स्किप कर। बट यस, श्लोक सही सवाल पूछा आपने, P7 के साथ एक। आगे का शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। द बेसिक रूल एंड लॉजिक वुड बी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का रिवीजन वीडियोस आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसकी क्वेश्चन सीरीज़ भी हो गई है। कंसोलिडेशन का मैं आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर करूंगा जो आपको देखना है। 115 इज़ ऑल्सो समथिंग जिसका वीडियो का लिंक ऑलरेडी वीडियो का उसका रिवीजन अवेलेबल है जो आपको देखना है। शेड्यूल 3 के लिए भी सेम केस है। तो इस सेंस में ये सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी जो वीडियोस अवेलेबल है वहाँ से डिस्कस के साथ देखना पड़ेंगे, और रिमेनिंग टॉपिक्स का मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दूंगा कि अपन देखेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप रिवीजन जो जो आ जाएंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, एक टेंटेटिव फुल शेड्यूल में दूंगा सब्जेक्ट टू सम अप्रॉक्सीमेशन हियर एंड देयर। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय।